रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी राकाशाकी। फिलहाल में ये फिल्म हिंदी में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ओटीटी पर इसका हिंदी वर्जन देखने को मिल सकता है। कहानी काफी दिलचस्प और रहस्यमयी है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग होती है अक्कू नाम के एक गांव को दिखाते हुए। उस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक्चुअली गांव के पास एक पुराना किला मौजूद था और उसके अंदर रहता था एक ब्रह्म राक्षस। लोगों का मानना था कि अगर समय समय पर उसे एक इंसान की बलि नहीं दी जाएगी तो वो बाहर आकर पूरे गांव को खत्म कर देगा। और इसी डर की वजह से जब भी गांव वालों को 3 चेतावनियां मिलती तो गांव वाले किसी एक इंसान का नाम चुनकर उसे उस किले के अंदर बलि के लिए भेज दिया करते थे। और ऐसा पहली बार करीब 200 साल पहले हुआ था। इसके बाद कई सालों बाद फिर से उस राक्षस ने गांव वालों से बलि मांगी और मजबूरी में आकर गांव वालों ने फिर से एक इंसान को उस किले के अंदर भेज दिया। और लगभग 500 साल पहले तो हालात इतने ज्यादा खराब थे कि गांव वालों ने एक छोटी सी बच्ची तक को बलि के लिए किले के अंदर भेज दिया था। और इस तरह जब जब चेतावनी आती गांव वाले डर के मारे किसी न किसी को बलि चढ़ा दिया करते थे। लेकिन करीब 500 साल पहले उस समय के एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप वर्मा। और उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने ठान लिया था कि किसी न किसी तरीके से वो उस ब्रह्म राक्षस को मारकर इस बलि की परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इसके लिए वो प्लान बनाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उस किले के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं और उसी वक्त वो अपने सैनिकों को साथ लेकर पीछे वाले रास्ते से किले के अंदर चला जाता है। और अब अंदर जाकर सभी लोग पूरे किले में उस ब्रह्म राक्षस को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार एक कमरे में उन्हें वो खतरनाक राक्षस दिखाई दे जाता है और राजा और उसके सैनिक उसे मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। और आखिर में वो ब्रह्म राक्षस सभी को मार देता है। और जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि राजा भी वापस नहीं लौटा, तब वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और एक नया नियम बनाते हैं कि अब उस किले के अंदर कोई भी नहीं जाएगा। साथ ही वो ये तय कर लेते हैं कि आगे से जब भी चेतावनी आएगी वो बिना किसी विरोध के बलि दे दिया करेंगे। देन इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और उसी गांव की तरफ हम एक बस को आता हुआ देख पाते हैं। उस बस के अंदर काफी सारे लोग होते हैं और उन्हीं में एक लड़का होता है जिसका नाम था बीरू। वहाँ पर एक गुरुजी भी होते हैं और अचानक बीरू उनसे बात करने लगता है। बातचीत के दौरान बीरू ने बताता है कि वो यूएस से वापस आया है क्योंकि उसे अपनी लवर से शादी करनी है। लोग उसे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है। इस पर बीरू बताता है कि उसका नाम सुकन्या है। और अब इस बस में हम बीरू के दोस्त बालराजू को भी देख पाते हैं। अब बालराजू कुछ आगे बताने वाला था, लेकिन बीरू उसे वहीं पर रोक देता है। एंड थोड़ी देर के बाद बस एक शादी के मंडप के पास रुकती है और ये मंडप किसी और का नहीं बल्कि सुकन्या की शादी का ही था। और अब ये देखकर तो बीरू के होश हो जाते हैं। वो सीधा सुकन्या के पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस पर सुकन्या कोई बहाना बनाते हुए कहती है कि वो ये शादी सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए कर रही है। लेकिन बीरू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो तय कर लेता है कि किसी भी तरीके से शादी को तो तुड़वाना ही पड़ेगा। इसके लिए वो अपने दोस्त बालराजू से हेल्प मांगता है और बालराजू उसे एक जगह पर लेकर जाता है। और वो जगह किसी और की नहीं बल्कि उसी गुरुजी का घर होता है जिनसे बीरू की मुलाकात अभी बस में हुई थी। एक्चुअली वो गुरुजी पूजा पाठ के साथ साथ ब्लैक मैजिक भी किया करते थे, तो बालराजू उनकी बेटी को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए वो दोनों मदद मांगने वहां पर आ गए थे। और अब वो दोनों बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अंदर से आवाज आती है और पता चलता है कि गुरुजी गांव के नेता के साथ उसी पुराने किले के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहां पर सुब्बू आ जाती है जो गुरुजी की बेटी है और अब वो दोनों से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर बालराजू उसे पूरी बात बता देता है और उसे मदद मांगता है। और इसके बाद सुब्बू उन्हें मंत्र से तैयार किया हुआ एक काजल देती है और कहती है कि अगर ये काजल सुकन्या की कमर पे लगा दिया जाएगा तो वो बीरू को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसके बाद बीरू और बालराजू पूरा दिन सुकन्या की कमर पर वो काजल लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाते हैं। आखिरकार रात में बीरू चुपके से अंदर जाता है और लाल साड़ी पहनी एक औरत की कमर पर वो काजल लगा देता है। और अब कमरे से बाहर आकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा क्योंकि फाइनली उसने काजल जो लगा दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सुकन्या बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि सुकन्या ने तो ग्रीन साड़ी पहनी है। तब उसे समझ में आता है कि उसने सुकन्या समझकर उसकी माँ की कमर पर ही काजल लगा दिया था और इस तरीके से उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है और आखिरकार सुकन्या की शादी हो जाती है। इसके बाद उसका दोस्त बालराजू उसे एक ड्रिंक की बोतल देता है और बीरू दुखी होकर वो पूरी की पूरी शराब पी जाता है। और अब अपने वो घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे सुब्बू मिल जाती है और अब सुब्बू उसे समझाती है कि अगर ये लड़की उसकी किस्मत में नहीं थी तो कहीं ना कहीं उसके लिए कोई और लड़की जरूर होगी, इसलिए उसे इतना दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन बीरू कहता है कि उसे ये सब लॉजिक समझ में नहीं आता क्योंकि उसके लिए सुकन्या ही सब कुछ थी। और अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सुब्बू के पिता यानी गुरुजी आ जाते हैं, जो कि अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। खैर उसके बाद वो सुब्बू को अपने स्कूटर पर बिठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जाते समय सुब्बू बीरू से कहती है कि आगे जाकर राइट साइड से जाना और तुम लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल मत जाना क्योंकि लेफ्ट की तरफ वही पुराना किला पड़ता है जहाँ पर ब्रह्म राक्षस रहता था, इसीलिए वो उसे खास तौर पर वहां जाने से मना कर देती है। लेकिन बीरू उस समय काफी ज्यादा नशे में होता है, इसीलिए जब वो उस रास्ते पर पहुंचता है तो राइट समझकर गलती से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है और वो सीधा उसी किले के पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही उसे आसमान में एक अजीब सा टूटा हुआ तारा कह सकते हैं या फिर एक अजीब सा पिंड आते हुए दिखाई देता है। एक्चुअली गांव की मान्यता के हिसाब से ये पहली चेतावनी थी जो इस बात का संकेत है कि अब ब्रह्म राक्षस के लिए फिर से बलि देनी पड़ेगी। ठीक उसी समय गांव की तरफ से जोर जोर से किसी के पीटने जैसी आवाज आने लगती है और बीरू धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाता है और उसे वहां पर एक बड़ा सा संदूक दिखाई देता है। अब जैसे वो संदूक को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा होता है और उस डब्बे में एक चाबी रखी थी। और अब ये देखकर बीरू को अपने दादा की कही हुई बात याद आ जाती है। उन्होंने बताया था कि जब पहली चेतावनी दिखाई दे तो उसके बाद किसी को भी उस किले के पास नहीं जाना चाहिए और अगर तीसरी चेतावनी आ जाए तो वो तुरंत किसी की बलि चढ़ा देनी चाहिए। लेकिन उस समय हमारा बीरू तो उसी किले के अंदर मौजूद था और नशे में धुत होकर सुकन्या को कोसता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है जिसे सुनकर बीरू काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर हमारा ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि पुराने किले के पास कोई मर गया है और ये सुनकर गांव के सभी लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो बीरू नशे की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी गांव में पुलिस भी आ जाती है और बीरू से पूछा जाता है कि सुब्बा बाबू कहाँ है, क्योंकि वो 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं, सुब्बा बाबू का कड़ा भी बीरू के पास मिलता है, इसीलिए पुलिस को शक होने लगता है कि शायद बीरू ने ही उसे
मार दिया है। और अब पुलिस बीरू को यहाँ पर अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक गाँव का आदमी आता है और कहता है कि किले के पास होने वाली घटनाओं का फैसला पुलिस नहीं कर सकती। ये मामला गाँव की परंपरा के हिसाब से ही सुलझाया जाएगा और इसके बाद बीरू को पकड़कर गाँव की पंचायत में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर इस पूरे मामले का फैसला किया जाएगा। गाँव की पंचायत में सभी लोग बीरू से पूछते हैं कि बताओ सोमू बाबू को कहाँ पर छिपाया है, लेकिन बीरू कहता है कि मैं सोमू बाबू को नहीं जानता और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। तभी उस गाँव का सरपंच परशुराम उसे पूछता है कि अगर उसका कोई संबंध नहीं है तो वो किले के पास गया ही क्यों था, क्योंकि उसे पता चला है कि सोमू बाबू भी उसी जगह पर गया हुआ था। इतने में सुब्बू वहाँ पर आ जाती है और वो बीरू का साथ देती है। कहती है कि जब सोमू 2 दिनों से गायब है तो कल ही गाँव में आया बीरू पर शक कैसे किया जा सकता है। कोई पक्का सबूत ना होने की वजह से परशुराम ये फैसला सुनाता है कि जब तक सोमू बाबू के बारे में सच्चाई सामने नहीं आती तब तक बीरू को उसके परिवार के लिए रोज 250 रुपए देने होंगे। साथ ही किले के पास जाने की गलती की वजह से उसे ये सजा भी दी जाती है कि गाँव में कोई भी व्यक्ति बीरू की किसी तरीके से मदद नहीं करेगा। और अब बीरू पूरे गाँव में अकेला पड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद बीरू के दोस्त बालराजू को पता चलता है कि गाँव में रहने वाले गंगैया ने सोमू बाबू को देखा था और ये सुनकर बीरू तुरंत उनके पास जाता है, पूछता है कि सोमू बाबू के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके लिए कुछ भी नहीं बताता, उल्टा ड्रिंक कर लेता है। खैर हम देखते हैं अगले दिन दूसरी चेतावनी दिखाई देती है। गाँव के आखिर में जो तालाब है वहाँ जाकर लोग देखते हैं कि बहुत सारे जानवर मरे हुए पड़े हैं और ये देखकर गाँव का मुखिया समझ जाता है कि अब बहुत जल्दी बलि देने का समय आने वाला है। देन इसके बाद बीरू के पास सुब्बू आती है और वो उससे बात करने लगती है। तभी बीरू का वो हाथ देखती है और उसे कहती है कि तुम्हारी लव लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद सारे प्रॉब्लम भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और यहीं से सुब्बू धीरे धीरे बीरू को प्यार करने लगती है और बीरू भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सुब्बू को पसंद करने लगा था। कुछ दिनों के बाद तीसरी चेतावनी भी आ जाती है और सारे गाँव वाले अपने पूर्वजों से चली आ रही पुरानी लिखी हुई पांडुलिपियां निकालते हैं और इन पांडुलिपियों में सब कुछ घटनाओं के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था कि करीब 2000 साल पहले उस गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी जो धीरे धीरे लोगों को मारने लगी थी। और उस समय के राजा ने अंधेरी शक्ति यानी काले जादू की मदद ली और एक राक्षस को बुलाया। इसके बाद गाँव में फैली महामारी धीरे धीरे खत्म हो गई और लोग फिर से खुशी से रहने लगे, लेकिन इसके बदले उस राक्षस के साथ एक समझौता करना पड़ा। उस समझौते के अनुसार जब भी 3 चेतावनियां आएंगी तब गाँव के हर घर से एक एक जानवर और किसी एक घर से एक इंसान की बलि देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो राक्षस उस किले से बाहर आ जाएगा और पूरे गाँव को मार डालेगा। इन पांडुलिपियों में लिखा था कि तभी से ये सब होता आ रहा है। और अब जब गाँव वालों को ये सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वे इकट्ठा होकर ये तय करने लगते हैं कि इस बार बलि के लिए किसे चुना जाएगा। अब हालात ऐसे हो गए कि उस गाँव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि तीसरी चेतावनी आने के बाद पूरे गाँव के चारों तरफ एक पावरफुल फील्ड बन जाती है जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और अब कुछ भी नहीं कर पाने की वजह से गाँव का मुखिया और गुरुजी मिलकर गाँव के लोगों को चेक करने लगते हैं ताकि एक ऐसे आदमी को चुना जा सके जिसकी शादी नहीं हुई हो और जिस पर कोई जिम्मेदारी भी ना हो। और कुछ देर के बाद वो एक आदमी को बलि के लिए चुन लेते हैं। तब उस आदमी का नाम अनाउंस किया जाता है तो बालराजू दौड़ता हुआ बीरू के पास जाता है और उसे देखते ही बीरू कहता है कि मुझे पता है कि मेरा ही नाम आया होगा, इस गाँव के लोग कब से मुझे ही मारना चाहते हैं। बालराजू कहता है तेरा नाम नहीं बल्कि गंगैया का नाम आया है। और ये सुनते ही बीरू सोचता है कि अगर गंगैया मर गया तो उसके पास बचा हुआ इकलौता गवाह भी खत्म हो जाएगा और कभी भी वो सोमू बाबू को ढूंढ नहीं पाएगा। और इसीलिए बीरू गंगैया को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाँव वाले वहाँ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। कुछ भी ना कर पाने की वजह से बीरू को उसे उनके हवाले करना पड़ता है। इसके बाद गंगैया को एक खंभे से बांध दिया जाता है और उसके सामने एक दीपक जलाया जाता है और पूजा की तैयारी होती है। और फिर पूरे गाँव में घुमाते हुए जुलूस की तरह किले की तरफ उसे लेकर जाया जाता है, जहाँ पर गंगैया को बलि देने के लिए रेडी किया जा रहा था। तभी वहाँ पर बीरू एक बार फिर से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान गंगैया वहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे गाँव वाले बीरू पर आरोप लगाने लगते हैं कि उसी ने गंगैया को मार दिया था। इस पर बीरू कहता है कि उसे तो वैसे भी मरने के लिए लेकर जाया जा रहा था, बस थोड़ा जल्दी मर गया, इसमें उसकी क्या गलती है। तभी गाँव का मुखिया कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए उसने दूसरा नाम पहले से ही रेडी करके रखा था। और अब दूसरे नाम का जो अनाउंस होता है वो बालराजू का था, जो बीरू का दोस्त था। ये सुनकर बीरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ सबके साथ बहस करने लगता है। वो कहता है कि लेके अंदर सच में कुछ है भी या नहीं, ये जाने बिना ही आप लोग पुरानी बातों पर भरोसा करके ये सब कुछ कर रहे हो। बीरू कहता है कि अगर सच में अंदर कुछ है तो उसे साबित करके दिखाओ और बालराजू की जगह उसे ही भेज दो। इतना कहकर वो वहाँ पे जल रहा दीपक बुझा देता है और जैसे ही दीपक बुझता है वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है और कुछ देर के बाद किले के अंदर से एक भयानक जानवर की गुस्से से दहाड़ने की आवाज आती है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि किले के अंदर सच में कुछ मौजूद है, लेकिन अब मुश्किल बीरू पर आ जाती है क्योंकि दीपक उसी ने बुझाया था। और इसीलिए गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि अब बलि के लिए बीरू को ही भेजा जाएगा। और बीरू अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे किले के अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जाते ही वो डरते डरते इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं ब्रह्म राक्षस किस तरफ से उस पर हमला कर देगा। इसी दौरान वो अंदर लगे नुकीले स्पाइक्स वाली चट्टान और बड़े बड़े घूमते हुए बेट जैसे हथियारों से किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। ऐसे ही आगे बोलने लगता है मुझे कुछ मत कीजिए राक्षस जी। तभी अचानक कोई उसके पैंट की जेब में हाथ डाल देता है और बीरू बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सोमू बाबू ही था। सोमू बाबू बीरू को बताता है कि उसे यहाँ पर आए करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। तब बीरू से पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे। इस पर वो बताता है कि मेरी पत्नी को पता चला था कि इस किले के अंदर खजाना छिपा हुआ है, इसलिए लोगों को डराने के लिए ये बात फैलाई गई है कि यहाँ पर कोई राक्षस रहता है। इसी वजह से उसकी पत्नी ने सोमू बाबू को जबरदस्ती इस किले के अंदर भेज दिया ताकि वो उस खजाने को ढूंढकर बाहर ले जाए। वो बताता है लेकिन अंदर आने के बाद सोमू बाबू बाहर जाने का रास्ता ही नहीं ढूंढ पाया और यहीं पर फंस गया। खैर उसके बाद बीरू और सोमू बाबू अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वो रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद था, इसीलिए दोनों मिलकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक चमगादड़ उड़ता हुआ उनके पास आता है और उन्हें काफी ज्यादा परेशान करने लगता है। और ठीक उसी समय पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज आने लगती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर राक्षस आ चुका था और अब वो उन पर हमला करने लगता है। लेकिन किसी तरीके से ये दोनों एक छोटी सी जगह में छिप जाते हैं जहाँ पर राक्षस उन्हें देख नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक और रास्ता दिखाई देता है तो वो उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन चलते चलते वो एक अंधेरी और छोटी सी गुफा में गिर जाते हैं और उस गुफा के अंदर बीरू हड्डियों के ढेर और एक डेड बॉडी के पास गिरता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तभी बीरू को उसी गुफा की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है और उसमें लिखा हुआ था कि ये राजा प्रताप रुद्रवर्मा के सैनिकों में से किसी एक ने लिखा
लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब वो लोग राक्षस को मारने के लिए योजना बना रहे थे तब उन्हें एक खास चूर्ण मिला था जिससे राक्षस को कमजोर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने 2 मंत्रों से अभिमंत्रित तलवारें भी तैयार की थी। अगर पहले उस चूर्ण से राक्षस को कमजोर किया जाए और फिर उन दोनों तलवारों को उसके शरीर में घोंप दिया जाए तो वो राक्षस मर जाएगा। उस दीवार पर आगे लिखा था कि जब हम लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर आए थे लेकिन जब राक्षस का सामना हुआ तो हम सब मारे गए। उनमें से राजा ने एक तलवार राक्षस के शरीर में घोंप दी थी। उसके बाद वो राक्षस भयानक रूप में और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और उसने राजा को भी मार डाला और दूसरी तलवार भी वहीं कहीं पर गिर गई थी। मैं किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल आया, लेकिन दोबारा उस जगह तक जाने के लिए पहले वाले दरवाजे को खोलना पड़ेगा और उस दरवाजे को खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन मैं अकेला था इसलिए उसे खोल नहीं पाया। उस दीवार पर लिखा था कि उसके लॉकेट के अंदर उस जगह का नक्शा है और ये लिखने के बाद वो वहीं पर मर गया। अब बीरू तुरंत ही उस लॉकेट को ढूंढने लगता है और वही हड्डियों के ढेर पर उसे वो लॉकेट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुब्बू के पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उसे बाहर छोड़ा तो वो भी किले के अंदर चली जाएगी। इसीलिए वो अपने बेटे को उसकी रखवाली के लिए छोड़कर खुद किसी काम से दूसरे कमरे में जाते हैं, लेकिन उनका बेटा वो नई कमरे में बंद करके अपनी बहन को बाहर निकाल देता है। और अब सुब्बू सीधा किले के पास पहुंच जाती है जहां पर उसे बाल राजू खड़ा मिलता है। तभी सुब्बू से कहती है कि बीरू को बाहर निकालने के लिए एक और रास्ता है और वो उसे अपने साथ लेकर किले के अंदर चले जाती है। लेकिन अंदर जाने के कुछ समय बाद ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं अंदर बीरू और सोमू बाबू दोनों ही उस लॉकेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तभी यहाँ पर बीरू सोमू बाबू को अपनी लव स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं सुब्बू से बहुत प्यार करता हूँ। तभी अचानक वहाँ पायल की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और तभी वहाँ पर सुब्बू आती हुई दिखाई देती है। सुब्बू आकर बीरू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो बीरू हम दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं और शादी करके खुशी खुशी रहेंगे। और वो बीरू को लव यू भी बोल देती है। तभी वहाँ पर बालराजू भी आ जाता है। तभी बीरू से कहता है कि देखो सुब्बू ने तो मुझे प्रपोज कर दिया, लेकिन तभी बालराजू के पीछे से असली सुब्बू आती हुई दिखाई देती है और ये देखकर बीरू डर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि जिसका हाथ उसने पकड़ा था वो एक आत्मा थी। खैर उसके बाद सुब्बू उन सबको बताती है कि उसने ताड़पत्रों में उस कहानी और तलवार के बारे में पढ़ा था। तभी बीरू उसे वो लॉकेट देता है और कहता है कि इसके अंदर उस जगह का नक्शा है, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की फिर भी वो इसे खोल नहीं पाया। अब सुब्बू उस लॉकेट को ध्यान से देखती है और उस पर बने निशानों को देखकर उसे खोल देती है। अब उनके पास उस जगह का नक्शा भी आ चुका था। नक्शा देखकर वो लोग उस जगह के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए दोनों तरफ लगी चेन को एक ही समय में खींचना पड़ता है और इसीलिए वो लोग 2 टीमों में बढ़ जाते हैं और दोनों तरफ चले जाते हैं। लेकिन सोमू बाबू और बालराजू फिर से उस पिशाच के हाथ लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुब्बू और बीरू वहां लगे एक बड़े जाल में गिर जाते हैं। खैर जैसे तैसे करके दोनों टीमें अपनी अपनी साइड से उस चेन को खींच देती हैं और उस दरवाजे को खोलकर वो लोग अंदर चले जाते हैं। अब सभी लोग उस तलवार को ढूंढने लगते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार बीरू को वो तलवार मिल जाती है। अब तलवार के मिलते ही चारों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सब यही सोचते हैं कि राक्षस को मारने आखिर जाएगा कौन। लेकिन तभी वो राक्षस वहां पर आ जाता है और उन सब पर हमला कर देता है। राक्षस से बचने की कोशिश में शुभू एक जगह पर उस राक्षस के हाथ लग जाती है और अब वो राक्षस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पैर में बंधी पायल की आवाज सुनकर वो अचानक से रुक जाता है। ठीक उसी समय बीरू तलवार लेकर राक्षस की तरफ बढ़ता है और अब राक्षस गुस्से में बीरू पर हमला करता है, लेकिन तभी बीरू अपनी जेब से एक छोटी बच्ची की पायल निकालकर उसे दिखाने लगता है। पायल देखते ही वो राक्षस अचानक से रुक गया और धीरे धीरे उस पायल को अपने हाथ में ले लेता है। और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। करीब 500 साल पहले गांव वालों ने एक छोटी बच्ची को बलि के लिए उस किले में भेजा था, लेकिन उस समय राक्षस ने उसे मारा नहीं था बल्कि अपने पास रख लिया था और अपनी बेटी की तरह उसे पालने लगा। समय बीतने के साथ साथ वो बच्ची बड़ी हो जाती है और उसके लिए राक्षस बहुत सारे खिलौने और खेलने की चीजें भी लाकर रखता है और वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन तभी प्रताप रुद्र वर्मा अपने सैनिकों के साथ वहां पर हमला कर देता है और तभी एक तीर उस बच्ची को लग जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उस दिन के बाद से राक्षस इंसानों से बेहद नफरत करने लगता है, लेकिन अब वही पायल देखकर उसे अपनी पुरानी यादें फिर से आ जाती है और उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत होने लगता है एंड धीरे धीरे इंसान के रूप में आकर वो शांत हो गया था। इसके बाद वो वहीं पर गायब हो जाता है, यानी कि उसे मोक्ष मिल गया था। और अब बात करें बीरू को उस पायल वाली बात कैसे समझ में आई, तो बीरू जब उस किले के अंदर तलवार ढूंढ रहा था तब उसे वहां पर एक छोटी बच्ची के खेलने के बहुत सारे खिलौने और वही पायल मिली थी। इसी वजह से उसे सिर्फ अंदाजा हुआ कि शायद उस राक्षस का किसी छोटी बच्ची के साथ कोई रिश्ता रहा होगा और वही अंदाजा आखिर में सच निकलता है। इसके बाद वो सभी लोग उस किले से बाहर निकल आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस सच तो ये है कि मुझे खुद को तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती और मैंने जैसे तैसे करके मूवी देखी, उसे हिंदी